चलिए अपन पढ़ रहे थे हिमालय की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत। हिमालय का निर्माण एवं विशेषताएं। तो कोवर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और मैंने अलग से भी बताए थे आपको। एक तो है कोवर का भूसन्नति जियोसिंक्लाइन थ्योरी, एक है होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत कन्वेंशन वेव्स थ्योरी है, जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत है, जॉली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत है और आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, जिनमें से हमको दो पढ़ना है। एक कोवर को पढ़ना है और एक टेक्टोनिक्स को पढ़ना है। तो सबसे नंबर एक पे देखा कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। तो सबसे पहले देखा कि कोवर कहाँ का व्यक्ति है, जर्मन का, ठीक है ना। इसके अनुसार विश्व के बलित पर्वतों का निर्माण भूसन्नति से हुआ है। कोवर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। भूसन्नति का सर्वप्रथम विचार किसको आया, हाल एवं डाना को आया। भूसन्नति क्या होती है, भूसन्नति सकरा छिछला लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र होता है जिसमें आसपास की भूमियों से अवसाद जमा होते रहते हैं। आसपास की नदियों द्वारा अवसाद जमा होते रहते हैं, भूमियों से नदियों द्वारा लाया गया अवसाद जमा होता या होते रहते हैं। ये मैंने आपको समझाया था भूसन्नति क्या होती है, ठीक है ना। इधर भूमि है, इधर भूमि है, इसमें जो नदियों द्वारा ये पानी लाया गया, साथ में मिट्टी लाई गई, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम भूसन्नति कहते हैं। फिर हमने देखा कोवर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना भाग का हिस्सा था। तो मैंने आपको देखी सबसे पहले तो ये तो पृथ्वी है और इसमें पूरी में पृथ्वी में पानी पानी था जिसका नाम क्या था, पेंतालासा। इसके बीच में एक भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। आगे चलकर इस पेंजिया का दो भाग हुए। ऊपर वाला भाग जो उत्तर की ओर था उसका नाम कहलाया अंगारालैंड या लॉरेंसिया, ठीक है ना। नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। बीच में जो पानी का भाग था उसे नाम दिया टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति। पेंजिया के दो टुकड़े हो गए। अंगारा व गोंडवाना लैंड के मध्य एक सकरा टेथिस सागर बना। इस टेथिस सागर में आसपास की नदियों अवसाद जमा करने लगी। यहां तक पढ़ा दिया था मैंने आपको, ये मैंने आपको समझाया था। इसमें इधर दो भूखंड है, गोंडवाना जिसमें भारत है और अंगारा इधर चीन है। इन दोनों क्षेत्रों की नदियां इसमें पानी जमा कर रही हैं और साथ में क्या जमा कर रही है, अवसाद। इसका नाम कहलाया क्या, टेथिस भूसन्नति। क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आया। यहीं तक पढ़ाया था मैंने आपको। अब इसके आगे देखेंगे अपन। तो यहां तक हो गया था अपना। अब देखिए क्या हुआ। टेथिस सागर में क्या होता है, टेथिस सागर में भूसन्नति अपतलन के कारण देखिए इसमें भूसन्नति अपतलन क्या होता है, पहले लिख लो इसको फिर बताता हूं। टेथिस सागर में भूसन्नति अपतलन के कारण, और भूसन्नति अपतलन काय के कारण से हुई, अवसाद के कारण। टेथिस सागर में भूसन्नति अपतलन, लैंड सब्सिडेंस कारण
तेतीस सागर टकराव होने लगा। टकराव होने लगा। देखिए, तैतीस सागर में भूसन्नति अवतलन के कारण तैतीस सागर टकराव होने लगा और उसमें संकुचन होने लगा। क्या होने लगा? संकुचन। संकुचन का मतलब क्या होता है? खिंचाव। ठीक है ना। देखिए, कल समझाया था इधर, इस ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं आप। इसके बाद इसमें क्या होता है? देखिए, प्रधान जी, देख लिया इसमें। तो देखिए क्या हुआ, तैतीस सागर में भूसन्नति अवतलन, अवसाद के कारण भूसन्नति अवतलन के कारण तैतीस सागर सकरा होने लगा और उसमें संकुचन होने लगा। नेक्स्ट देखना, संकुचन बल, बल के कारण दोनों तरफ के भूखंड पास पास आने लगे। देखिए इसको अगला पॉइंट, कौन से बल के कारण? संकुचन बल के कारण। ठीक है, आने लगे। और इस बल के कारण
बलित पर्वत का पठार का निर्माण हुआ। संकुचन बल के कारण दोनों तरफ के भूखंड पास पास आने लगे और इस बल के कारण बलित पर्वत व पठार का निर्माण हुआ। अब इसमें देखेंगे किस तरीके से हुआ। पहले इसको लिख लो। लिख लिया यहां तक सबने? अब देखना इधर, मैंने कहा कि दोनों तरफ के भूखंड है, इनसे नदियां अवसाद लाकर इसमें जमा करने लगी। जमा करने के कारण इसमें देखिए कौन क्या होने लगा, भूसन्नति अवतलन होने लगा। ये क्या होने लगा, भूसन्नति अवतलन। इसका मतलब है नीचे की ओर क्या फोर्स लगने लगा, दबाव आ गया कि नहीं आया। इसके कारण क्या हुआ, डायग्राम में समझा। इस तरीके की आकृति बन गई। इनका नाम दिया अग्रदेश। कोवर ने इन्हें कौन सा नाम दिया है, अग्रदेश। ठीक है ना। और इनमें ये संकुचन बल के कारण ये पास पास में आने, अगले में क्या होता है, देखिए इसमें इस तरीके से इस बल के कारण इसमें इस तरीके के बलन पड़ जाते हैं। इस तरीके इसमें ये वाला जो भाग होता है, जो इधर ये भारत, इधर है चीन। इसमें जो भारत है ये बन जाता है क्या, हिमालय। और ये वाला बन जाता है कुनलुन शान। जो बीच वाला भाग ये बन जाता है क्या, पठार। मध्य पिंड बीच में बन जाता है मध्य पिंड, जिस जो जाता है क्या, पठार। ये पठार कहलाता है क्या, तिब्बत का पठार। इस तरीके से बन जाता। और इधर देखिए ये जो बलन पड़े, ये बलन पड़े कि नहीं, इन बलन को कहते हैं रैंड केटल। बलन क्या कहलाते हैं, लिख सकते हैं आप। बन गया। तो कोबर क्या पढ़ रहे थे, कोबर। कोबर ने बताया, देखिए एक बात सुनिए फिर इसके बारे में और बताएंगे। कोबर ने बताया कि ये जो सकरा क्षेत्र होता है, निचला क्षेत्र होता है और लंबाई में जो विस्तृत होता है, इसे कहते हैं क्या, भूसन्नति। क्या कहते हैं, भूसन्नति। जिसमें आसपास की जो नदियां होती है वो क्या करती हैं, अवसादों को जमा करती हैं। ठीक है। इस अवसाद के कारण इसमें क्या होता है, ये अवसाद इसमें इकट्ठे होने लगे। इस अवसाद के कारण इसमें संकुचन होने लगता है, अवतलन बल लगने लगता है। क्या लगने लगता है,
अवतलन बल लगने लगता है और अवतलन बल के कारण ये इस तरीके का हो जाता है। और ये आसपास के ये दोनों भूखंड है इनको पास पास में खींचने लगता है। खींचने के कारण क्या हो जाता है, इसमें बलन पड़ जाते हैं, रैंड केटल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रैंड केटल बन जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? रैंड केटल। इसमें जो बीच वाला भाग बन जाता है, इतना फोर्स नहीं लग पाता है कि ये भी पर्वत का निर्माण पर्वत जैसा बन सके, तो ये हो जाता है एक पठार जैसा। और ये दोनों तरफ में बन जाते हैं क्या? बलित पर्वत। क्या बन जाते हैं? बलित पर्वत बन जाते हैं, इधर भी और इधर भी बलित पर्वत बन जाते हैं। अब हिमालय के बारे में बताया कि ये बलित पर्वत कहलाता है क्या? हिमालय। और ये कहलाता है क्या? कुनलुन सान। ये कहलाता है चाइना में। ठीक है ना। और ये जो पठार हो जाता है, ये कौन सा पठार हो जाता है? तिब्बत का पठार। और यही कारण है, यही बल है जिसमें अब आज भी इसमें क्या है कि ये बल उत्पन्न हो रहा है, संकुचन बल और अवतरण बल लग रहा है ना। इसी कारण से ये दोनों भूखंड पास पास में आते जा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए ध्यान रखना बार बार एक चीज को, कोबर के सिद्धांत में अगर तुमने भूखंड मतलब लैंड की जगह अगर प्लेट लिख दिया ना, पूरा का पूरा गलत। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने भूखंड की जगह प्लेट का इस्तेमाल कर लिया, गलत। क्योंकि इस भूखंड को आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट कहा गया है। क्योंकि आपको अगर मैंने पढ़ाया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ही पहली बार प्लेट शब्द आया था, आया ना। उसके पहले किसी ने प्लेट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर आप यहां बोलते समय ये कह देते हैं कि ये कंट्रैक्शन बल जो आ रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो फोर्स आ रहा है उसके कारण ये दोनों प्लेटें पास में आई, गलत हो गया। इसने अग्रदेश नाम दिया है फोर्सलैंड। क्या नाम दिया है? फोरलैंड नाम दिया है दोनों तरफ के। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों के दोनों बल के कारण पास आने लगे। आने के कारण क्या हुआ, इसमें बलन पड़ गए। इन बलन का नाम दिया उसने क्या? रैंड केटल। क्या नाम दिया है? रैंड केटल। आपसे पूछे रैंड केटल क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि ये बलन होते हैं या बलित पर्वत होते हैं। क्या होते हैं? बलन या बलित पर्वत, मतलब फोल्डेड माउंटेन होते हैं। ठीक है ना। अब भारत और चीन के संबंध में एक तरफ हो गया हिमालय और एक तरफ हो गया कुल्लू इंसान। वहां की इसने पूरे विश्व के बलित पर्वतों की व्याख्या अपने इस सिद्धांत के द्वारा की है। फिर हमने कोवर को देखा था भारत के लिए या हिमालय के लिए, वो इससे यहां पे लग गई। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से उत्पत्ति हुई काय की? हिमालय की। और हिमालय के साथ कौन से पर्वत बना? कुल्लू साथ। हिमालय इन दोनों पर्वतों के साथ ही कौन बना? और ये फोर्स आज भी लग रहा है दोनों भूखंडों में। इस कारण से हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और अगर हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है तो कुल्लू इंसान की भी ऊंचाई बढ़ रही है। और इन दोनों की बढ़ रही है तो मध्य पिंड है वो भी बढ़ रहा होगा कि नहीं? हाँ कि ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये तो हो गया क्या? कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। अब इसके देखेंगे गुण और दोष। क्या देखेंगे? गुण और दोष। क्या इसके गुण रहे और क्या इसके दोष रहे? तुम्हें क्या लगा इसमें, सही के गलत? सही लगा कि गलत लगा? गलत काय पढ़ाएंगे? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखिए क्या लिखते हैं। कोवर के सिद्धांत के गुण व दोष, इन्हें न लिख के एक शब्द लिख देते हैं, कोवर के सिद्धांत के आलोचनात्मक मूल्यांकन। कोवर के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन।
अब इसका देखिए एक एक करके देखते हैं। देखिए कोवर के भूसन्नति में बलित पर्वत का निर्माण सत्य है और आज भी मान्य है। क्या बोला? कोवर के भूसन्नति में बलित पर्वत का निर्माण सत्य है और आज भी मान्य है। मतलब ये बात इसने जो बताई है वो कैसी है? सत्य है और आज भी मानी जा रही है। देखिए आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है? देखो आलोचना से तो यही समझ में आता है कि किसी की आलोचना करना, ठीक है ना। पर आलोचना का ये मीनिंग नहीं होता है। आलोचना का मतलब होता है क्या उसमें सही है और क्या उसमें गलत है, दोनों चीजें बताई जाए। इसलिए मैंने एक और नाम लिख दिया उसका, गुण व दोष, सही व गलत, ठीक है ना। तो पहला तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें, अवसाद के कारण से अवसाद के कारण से अवसाद कारण से लिखना। हिमालय, वाह, तिब्बत पर्वत का निर्माण हुआ है। ये भी सत्य है। जी जी। अवसाद कारण के बगल में लिख लेना ब्रैकेट में बलन। अवसाद बलन या अवसाद कारण से हिमालय व तिब्बत व कुनलुन पर्वत का निर्माण हुआ, ये भी सही बात है। दो चीजें तो सही हो गई। आगे देखो, लेकिन भूसन्नति के अवतलन या संकुचन बल के कारण इतना बल, मतलब फोर्स, इतना बल उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है कि हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हो जाए। ये बात गलत हो गई यहां पर।
लेकिन भूसन्नति के अवतलन या संकुचन बल के कारण इतना बल उत्पन्न नहीं हो सकता है कि हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हो जाए। ये दोष हो गया इसमें, लिख लो इसको। अब भाई साहब से जब पूछा, भाई साहब इतना बल नहीं लग सकता कि हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हो जाए, आप बताओ ये बल कौन सा है जिसके कारण। आपकी बात ये सही है कि हिमालय का निर्माण अवसाद सेडिमेंट से हुआ है, ठीक है ना, अवसाद से हुआ है, मिट्टी के जमाव से ही हुआ है, ठीक है ना। ये भी सही बात है कि अवतलन बल है, ये भी सही बात है संकुचन बल है, ये भी सही बात है कि अवसाद के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये सही नहीं है कि इतना बल भी उत्पन्न हो जाए कि हिमालय जैसे इतने ऊंचे पर्वत का निर्माण हो। ये मानने बात नहीं हो रही कि इतना बल लग जाएगा। उससे पूछा कि आप इसे और तरीके से समझाएं, तो कोबर के पास इसे समझाने का तरीका नहीं। इसके बाद जब उससे पूछा कि इतना बल उत्पन्न नहीं हो सकता कि जिसके कारण हिमालय, कुल्लू और तिब्बत जैसे पठार का निर्माण हो जाए, तो कोबर ने इसे समझा नहीं पाया। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस बल को प्लेट विवर्तनी की, प्लेट टेक्टोनिस, इस बल को बाद में प्लेट टेक्टोनिस, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत द्वारा समझाया गया। फिर उसने समझाया, किसने, आगे चलकर आया एक और थ्योरी आई जिसका नाम था प्लेट टेक्टोनिस। उसने इस फोर्स को समझाया कि ये फोर्स कौन सा है और क्यों हिमालय की उत्पत्ति हुई। ओवर यहां तक सही रह गया कि हाँ, सेडिमेंट के द्वारा ही काय का निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है, और एक बल लगा जिसका नाम था संकुचन बल, ठीक है ना। ऐसा क्यों कहा गया आप समझिए, इधर देखो ध्यान से आप। इधर जो कोबर बता रहा है ना कि ये दोनों के दोनों इधर आए, नीचे फोर्स लगता गया, ये नीचे इधर फोर्स लगा ना, अवतलन बल के कारण ये लग रहा है ना, ये फोर्स नीचे की ओर लगा लगा तो वो नीचे की ओर धरती जाती रही, तो बगल की भूमि पास आती रही। मैंने कल बताया था ना, एक थैला है, ऐसा खुला रखते हैं, सामान जैसे जैसे उसमें रखते जाएंगे तो अपने हाथ ऐसे पास में आते रहेंगे कि नहीं। एक समय आएगा जब पास नहीं आएगा तो बीच वाला क्षेत्र ऐसे ऐसे उठ जाएगा, ठीक है ना। ये बात सही है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और वास्तविकता में ऐसा ही होता है। लेकिन आगे के वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई साहब आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज बताएं, इसमें नीचे से भी तो फोर्स लग रहा है कि नीचे भी तो क्या भरा हुआ है, मैग्मा। क्या भरा हुआ है, और आप जानते हैं मैग्मा तो ऊपर निकलने के लिए रहता है कि नहीं रहता है, तो वो भी तो फोर्स लगा रहा होगा ना। ये नीचे लगा रहा है, वो ऊपर लगा रहा है, तो फिर इतना बल कहां से उत्पन्न हो गया कि हिमालय जैसा पर्वत का निर्माण हो गया। बात समझ में आई। अगर इसे हटा दिया जाए तो देखो, देखने में कोबर बिल्कुल सही लग रहा है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन आप जानते हैं नीचे तो क्या भरा रहता है, मैग्मा, लावा रहता है कि नहीं। ज्वालामुखी विस्फोट में भारी आता है वो, मतलब वो फोर्स कहां लगाता है, ऊपर की ओर। एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, तो वो तो शून्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फिर पर्वत का निर्माण कैसे हो सकता है। कोबर ने इसे नहीं समझा पाया, कोबर यहां से फेल हो गया। फिर इसको समझाया आगे चलकर किसने, प्लेट टेक्टोनिस ने, कि हम बताएंगे कि कैसे निर्माण हुआ काय का, हिमालय और दुनिया के सारे पर्वतों का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, वो पता चलेगा आप कहां पर। लेकिन फिर भी आज भी पर्वतों के निर्माण के लिए सबसे पहले समझा जाता है किसको, कोबर को ही। पहले इसके सिद्धांत को ही लाया जाता है, फिर जाकर प्लेट को आती है उसमें। इसलिए कोबर का सिद्धांत आज ही माने, इसी कारण हमने पढ़ा इसको। समझ में आया। तो ये था क्या, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अब आप इतना तो लगा ही पाएंगे कि भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया, कोबर ने। भूसन्नति क्या होती है ये भी बता पाएंगे, तो भूसन्नति क्या होती है, भूसन्नति क्या होती है, पता नहीं क्या होती है, लेकिन कुछ तो होती है। भूसन्नति क्या होती है, कि जो भी होती है पर होती जरूर।
ये होती है भूसन्नति सकरा, छिछला, लंबाई में विस्तृत जलीय क्षेत्र होता है जिसमें आसपास की भूमियों से नदियों द्वारा लाया गया अवसाद जमा होता रहता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? जैसे अपना तालाब है, इसमें कोई नदी मिल रही होती तो पानी आ ही रहा होता कि नहीं आ रहा होता? हाँ या ना? और नदी के द्वारा आप जानते हैं मिट्टी भी लाई जाती है कि नहीं, तो इसमें भराव हो ही रहा होता। अब मान लो इसमें फोर्स भी लग रहा होता तो धीरे धीरे वो मिट्टी सारी इकट्ठी हो रही होती, उसके कारण पता चला एक टापू का निर्माण हो जाता, फिर वो और बड़ा होता, फिर वो और बड़ा होता और हिमालय यही बन जाता। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक नया हिमालय यहां खड़ा कर देते अपन, ठीक है, बीच में एक पठार का निर्माण हो जाता तो तिब्बत का पठार। समझ में आया कि नहीं आया? करंट बन जाती यहीं पे, हाँ या ना? और कहीं पर कह देते हम क्या, ये निर्माण आज भी जारी है, ठीक है ना? फिर कोई हमसे पूछो भाई साहब इतना बड़ा पर्वत कैसे बन गया, तो हम कहते तू ज्यादा भूल गया। और फिर आगे फिर एक और थ्योरी लेके आते, कौन सी अपन? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। फिर भाई अच्छे से बैठा के कान पकड़ के भाई समझाते, देख लाल हम सोच रहे तो आराम से समझाते, नहीं आई तो अब प्लेट समझ। अपन भी अब क्या समझेंगे? अब प्लेट ओवर समझ में आ गया, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? गोबर गोबर देखा है कि नहीं देखा है? गोबर भी ऐसे ही रख दो, अवसाद है वो भी, वहां में फोर्स लगाओ। समझ में आया कि नहीं है? तो अब देखेंगे क्या? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अगली हेडिंग है कौन सी? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। वैसे तो आपको पढ़ा दी गई है, फिर भी थोड़ी समझा दें, जिन्होंने नहीं पढ़ी वे समझ में आ जाएगा, उन्हें समझ में, क्योंकि इसे समझना भी जरूरी है। क्या पढ़ेंगे अब? तो समझें प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। क्या हुआ? हुआ क्या होगा? क्या होगा? हो ही रहा है, देखो। ये है कौन? पृथ्वी। कौन है? पृथ्वी, ठीक है ना? और पृथ्वी का जो ऊपरी भाग कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? क्रस्ट, ठीक है ना? क्या कहलाता है? लेकिन है क्या, कैसे, वो समझे। इस तरीके की प्लेटों से बनी है पृथ्वी की क्रस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्या बनी है? क्रस्ट। इन्हीं का नाम कहलाया क्या? प्लेट। इन्हें क्या कहा गया? प्लेट। एक एक शब्द समझा रहे हैं, अब विवर्तनी के पे नहीं आए, टेक्टोनिक्स पे नहीं है, अभी केवल प्लेट समझा रहे हैं कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ये है पृथ्वी, और ये है उसका कौन सा भाग? क्रस्ट। ऊपर की भूमि क्या कहलाती है? क्रस्ट। इस क्रस्ट का निर्माण कहां से हुआ है? प्लेट से। क्या हुआ है? प्लेट से। अब ये प्लेट देखो, ये जो प्लेट है इसकी मोटाई 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक है। समझ गए आप? जिस धरती पे आप बैठे हो, और हिंदी बैच में देखा तो तुमने ना देखो, हिंदी पढ़ते हो हमसे? हमने कुछ करवाए थे हिंदी में? हाँ, रजिस्टर बाहर फेंकवा दे थे। अब हल कह दिए तो ना, कल पूछेंगे समझ में आ गया था प्लेटो? हाँ सुनाइए तो ना। नहीं,
काय मन काय में लग रहा है? बनावे में। काय मिलेगा थोड़ी बनावे, अब घरे टाइम है नहीं है, 24 घंटे व्यस्त हो, विदेश यात्रा पर रहते हो, क्यों छोटू? देखो जितना मैंने लिख बना दिया उतना ही बन गया है पूरा। देखो पूरा, बस जहां तक कसर और रह गई। तुम पहले बना लो, फिर मैं बना लूंगा। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। थोड़ा सा इनको देख लीजिए आप, बता रहा हूं मैं। कोवर का भूषण सिद्धांत हमने पढ़ा। कोवर एक जर्मन भूवैज्ञानिक थे, ठीक है। इनके अनुसार हिमालय का निर्माण 33 भूसंगति के मलबों में दबाव के कारण बलन पड़ने से हुआ। पढ़ा दिया। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य 33 सागर एक भूसन्नति के रूप में था। चीजें पढ़ा दी, रिवीजन कर रहे हैं जो लिखा है पहले से। इसमें दोनों ओर अवसादीकरण की प्रक्रिया घटित हुई। इससे अवसादी परतदार चट्टान का निर्माण हुआ। भूसन्नति में अवसाद के जमाव और धसान होने से भारतीय भूखंड और यूरेशियन भूखंड का दबाव 33 सागर के चट्टानों पर होने लगा। इस प्रक्रिया से 33 सागर के मलबों में बलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इससे ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। 33 भूसन्नति की अधिक चौड़ाई होने के कारण दबाव का प्रभाव किनारों के मलबे पर हुआ और बीच का भाग बलन से अप्रभावित रह गया, जो मध्य पिंड के रूप में बन गया और जिसका नाम कहलाया क्या? तिब्बत का पठार। इसी कारण दोनों किनारों पर उत्तर में कुनलून पर्वत हो गया, ठीक है ना, दक्षिण में हिमालय और मध्य में तिब्बत के पठार की उत्पत्ति हुई। तिब्बत का पठार एक मध्य पिंड है, ठीक है ना। कोवर ने इसे पर्वतों का पालना कहा। हिमालय का गर्भगृह 33 सागर को कहा जाता है। किसको? 33 सागर क्या कहा जाता है? हिमालय का गर्भगृह। बताइए हिमालय कहां से, कौन किसके गर्भ में पड़ा? 33 सागर के। समझ में? जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ऐसे हिमालय किसके गर्भ में था? 33 सागर के गर्भ में। इसलिए हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है? 33 सागर को कहा जाता है। क्लियर है? अब पढ़ते हैं क्या? प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब चूंकि हमने पहले वर्ल्ड में पढ़ लिया है, ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं ना। देखिए प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत द्वारा हिमालय की सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। यह सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया, हिमालय की ऊंचाई और शैल संरचना तथा भौतिक संरचना का वैज्ञानिक व्याख्या करता है। ऐसे में यह सर्वमान्य सिद्धांत है, मतलब आज तक इसी चीज को माना जा रहा है, ठीक है ना। अब हिमालय की उत्पत्ति हमें कोवर ने सबसे पहले समझा दी, हाँ या ना। और आप जानते हैं कोवर का भूसन्नति का जो सिद्धांत था, तो ये भूसन्नति जो शब्द दिया है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? हाथ ऊपर करना, हाथ ऊपर। भूसन्नति का जो विचार या शब्द जो सबसे पहले दिया वो किसने दिया? बताओ। हाल एवं डाना ने। सर्वप्रथम भूसन्नति का विचार किसने दिया? हाल एवं डाना ने। मतलब तुम्हें समझ में आता है क्लास में कैसे बैठ के पढ़ते थे? तो शरीर ही है नहीं बस। आत्मा तो पता कितने बाजार में टिक्कियां खा रही, खाद चल रही है, तुम समोसा खाद कर रही है, कितने घूमत फिर रहे हो, शरीर लेके बैठ गए जा। बने तो पता है ना अभिषेक, बस तूने कह दिया, बस कोई अकेले पढ़ाने मुंह नहीं है, मतलब कौन कैसे? ये तो पढ़ता ही नहीं यार, तू ही पढ़ते बस। अब यार पढ़ाओ तो कि नहीं पढ़ाओ तो अपन ने, तो जब भैया समझा ही था ना, तो जो कहते जा सके तो केत नहीं है कछु। तो दक्षिण में कौन हो गया? हिमालय, हाँ या ना, ठीक है ना। यहाँ से हिमालय बनता अफगानिस्तान साइड है, तो अफगानिस्तान में भी आप जानते हैं बहुत सारे पर्वत नहीं है। हिंदकुश पर्वत है वहां पर, पामीर का पठार है वहां पर, है नहीं है। हिमालय भी पहुंच गया वहां पर, पहुंचे कि नहीं? हाँ या ना। तो आप जानते हैं अफगानिस्तान को हम
पर्वतों का देश भी कहते हैं। किसका? पर्वतों और पठारों का देश कहलाता है कौन? अफगानिस्तान। ठीक है, एक नाम और कल बताए हम तुम्हें, क्या साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान क्या कहा जाता है? साम्राज्यों का कब्रिस्तान। काय का कब्रिस्तान? ठीक है ना, अच्छे अच्छे साम्राज्यों की कब्र बनी हुई है कहां पर? एक आध दिन घूमने जाओ, ठीक है ना, कब्र देख कर आओ, तो अच्छा लगेगा आपको। जाना कभी, हम ले चलेंगे, ठीक है, टूर पे चलेंगे एक दिन। आगे देखते हैं इसे। इस सिद्धांत में हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण भारतीय प्लेट में अभिसरण यानी कि मिलने की प्रक्रिया मानी गई है। क्या मानी गई है? आपसे कहा कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रक्रिया के द्वारा हुई है? अभिसरण, कन्वर्जेंस। काय के कारण? कन्वर्जेंस। बताइए किस तरीके से, मतलब पहले पढ़ ले फिर पूरे डायग्राम से देखते हैं किस तरीके से प्रक्रिया चालू हुई है। ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य में तैतीस सागर एक भूसन्नति के रूप में था, और इसे इस तरीके से समझाएंगे। देखिए, आप जानते हैं सबसे पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, हाँ या ना? उसके दो टुकड़े हुए, एक का नाम हुआ लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, और नीचे का नाम पड़ा गोंडवाना, बीच में आया 33 सागर। क्लियर है ना? और फिर इससे आप जानते हैं महासागर महाद्वीपों के निर्माण चालू हुए। अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन शायद मुझे इतना जरूर पता है कि हिंद महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जरूर पता ना होगा। इंडियन ओशन कैसे बना, ये जरूर पता नहीं होगा। कौन सी प्लेट पर है, ये भी शायद ना हो पता। ठीक है ना, कौन सी प्लेट पर है और कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, वो अभी इसमें देखें, डायग्राम समझाऊं तब आएगा वो समझ में। ठीक है ना, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य में 33 सागर एक भूसन्निधि के रूप में था। मुझे लगता है भूसन्निधि जियो श्रृंखला समझ में आ गया होगा क्या होता है। ये शब्द का तो अब मुझे लगता है अर्थ समझ में आ गया होगा कि नहीं। 33 सागर में अपसादीकरण की प्रक्रिया से अपसादी परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ। जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण प्रारंभ हुआ, क्या प्रारंभ हुआ? अभिसरण। तब सर्वप्रथम 33 सागर के मलबे पर दबाव क्रिया से फलन प्रारंभ हुआ, इससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। 33 की अवसादी चट्टान की हिमालय के अवसादी रूपांतरित चट्टानों का आधार है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट में अभिसरण की स्थिति में अधिक घनत्व के भारतीय प्लेट में क्षेपण की क्रिया प्रारंभ हुई, जबकि कम घनत्व की यूरेशियन प्लेट में दबाव के कारण बलन की क्रिया प्रारंभ, जिससे हिमालय की का निर्माण हुआ। मतलब एक ये है कि आप मुझे एक चीज बताइए, इधर से एक ट्रक आ रहा है और इधर से एक कार आ रही है, कौन नीचे जाए? वो तो ट्रक नीचे जाएगा, ट्रक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? सोच के बताओ। और कार नीचे। तो इस तरह की घटना होगी। और ये देखिए इस तरह की घटना हुई, तो आप जो बीच में आप थोड़ा सा देखें आकृति को किस तरीके की बन गई। लाल इधर कार और इधर ट्रक, कार चली गई अंदर, ट्रक आ गया ऊपर। तो मुझे बताओ जो बीच की स्थिति आपको दिख रही है, फाड़ जैसी दिख रही है कि नहीं? हाँ या ना? यही है कि एक प्लेट में कैसी थी, छोटी नहीं है थी यार, को भार कम है, तो कार छोटी से मत देखो, कार को भार कम होता है, ट्रक का भार ज्यादा होता है। जिसका भार ज्यादा तो भाई साहब ऐसे डटो रहते हैं। ठीक है ना, जिसको भार कम होते हैं में लगे लगे मत जाते हैं, आलो डार के बाद मारते हैं कि नहीं मारे? हाँ या ना? तो ये कंडीशन हुई। जो यूरेशियन प्लेट थी और इधर जो भारतीय प्लेट, तो भारतीय प्लेट नीचे हो चली गई और यूरेशियन प्लेट ऊपर चढ़ गई इसमें। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो इंडियन प्लेट थी, भारतीय प्लेट जो थी, उसका भार कम होगा। और उसका भार कम क्यों होगा, सोचना पड़ेगा कि नहीं? तो भार कम है कि नहीं है, या मैंने जो बोला है वो सही बोला है कि नहीं बोला है? कि भारतीय प्लेट ही नीचे गई थी कि ऊपर गई थी? यूरेशियन प्लेट नीचे गई थी कि ऊपर गई थी? किसको नीचे पहुंचाना और किसको ऊपर पहुंचाना, ये तो उनका अध्ययन करके पता चलेगा कि नहीं? जैसे मैंने कहा एक भारतीय प्लेट आई, एक यूरेशियन प्लेट आई, कौन सी प्लेट नीचे गई, भारतीय प्लेट गई कि यूरेशियन प्लेट गई? कौन सी प्लेट ऊपर गई, भारतीय प्लेट ऊपर गई कि यूरेशियन प्लेट ऊपर गई? इनका तो अध्ययन करके पता चलेगा कि नहीं?
हाँ या ना? कौन सी प्लेट अभिसरण की गति में जब होती है, जब दोनों प्लेटें पास पास आती हैं टकराने के लिए, तो कौन सी प्लेट अंदर जाती है और कौन सी प्लेट ऊपर चले जाती है? इसका एक कारण तो ये बता दिया कि भारी प्लेट जो होती है वो ऊपर चली जाती है, हल्की प्लेट कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है। लेकिन हम ऐसा कैसे पता करेंगे कौन सी भारी होती है और कौन सी हल्की होती है? अभी देखेंगे, पहले पढ़ लें इसको, ठीक है ना? इससे फिर पूरे के पूरे दुनिया के बलज पर्वत जितने भी है सारे समझ में आ जाएंगे और प्लेटों के बारे में भी समझ में आ जाएगा पूरा। भारतीय प्लेट और ईजिप्शियन प्लेट में अभिसरण की स्थिति में अधिक घनत्व के भारतीय, यहां लिख रहा है क्या? अधिक घनत्व की कौन है? भारतीय प्लेट। ठीक है, मैं क्षेपण की क्रिया प्रारंभ हुई। अब क्षेपण विपण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बाद में देखेंगे, है ना, कि क्षेपण का होता है, ठीक है ना? जबकि कम घनत्व की यूरेशियन प्लेट में दबाव के कारण बलन की क्रिया प्रारंभ हुई, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। वर्तमान में भारतीय प्लेट की गति उत्तर की ओर बनी हुई है। कहां की ओर? उत्तर की ओर बनी। इसी कारण यूरेशियन प्लेट में भी बलन की क्रिया बनी हुई है और हिमालय में उत्थान जारी है। उत्थान मतलब उसकी ऊंचाई जारी है और उसकी गति चालू है। धक्का दब रहा है, ट्रक है, रुक ही नहीं रहा हो। लगभग कार में धक्का दे तो कार फुल्ट तो होता ही जा रही है, साथ में खिसकती भी जा रही है ना, तो हिमालय के साथ यही होता जा रहा है, ठीक है ना? ये धक्का तो दे ही रहे मामे, तो खिसक लग रहा है, फोल्ड अलग होता जा रहा है। दो ही काम होते जाएंगे, हिमालय खिसकता भी जा रहा है और हिमालय ऊपर की ओर भी जा रहा है। हर साल हिमालय अपनी जगह से खिसकता है और हर साल उसकी ऊंचाई बढ़ती है। मतलब हर साल में कोई दिन निश्चित नहीं है कि आज हिमालय की ऊंचाई बढ़ाई, चलो रे देख वे, ठीक है ना, आज खिसके को चलोगे। ये तो निरंतर प्रक्रिया के चल रही है, तो हिमालय खिसकता जा रहा है, ठीक है ना? जैसे अगर पश्चिम से बात करें तो पूर्व की ओर खिसकता जा रहा है और ऊंचाई बढ़ती जा रही। ऊंचाई का तो प्रमाण है, पहले 88-48 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी, आज 88-50 हो गई। समझ में आया कि नहीं? क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना, यहां से पढ़ेंगे हम क्या, हिमालय के अक्षशंगीय मोड़ पर। इसके पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा प्लेट टेक्टोनिक्स में किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई। डायग्राम अभी तो थ्योरी पढ़ी है, डायग्राम से कल देखेंगे इसे। क्लियर है कि नहीं? कल थोड़ा सा आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ये भी बात शायद पहली बार ही पढ़ेंगे आपने, कई किताब में दिया नहीं है। अक्षसंघीय मोड़